क्या आप जानते हैं जिस धरती ने ज़ीरो दिया, जिसने दुनिया को पहला गणतंत्र दिया, जिसने देश को पहला राष्ट्रपति दिया, आज वही धरती आर्थिक परेशानियों की वजह से जूझ रहा है। हम बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार का जब अतीत इतना शानदार था, तो वर्तमान इतना ख़राब कैसे? हम उसी कारणों की आज बात करेंगे। यह कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं है, बल्कि व्यवस्थागत न्याय की है। क्यों आखिर बिहार को भारत देश की मजदूरों की राजधानी बना के रख दिया गया? तो वक्त थी 1793 की। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पूरे बंगाल प्रोविंस में अस्थायी बंदोबस्त या ये कहें कि जिम्मेदारी व्यवस्था लागू कर दी। उस टाइम पर बिहार भी बंगाल प्रोविंस का हिस्सा था। इससे हुआ क्या कि जमींदार जो थे वो ज़मीनों के मालिक बन गए और किसान जो है अपनी ज़मीन के मालिकाना हक खोकर किराएदार मजदूरों की भांति रहने लगे। उनका पूरा अधिकार ही खत्म हो गया। किसान जो है उसके बाद पूरी तरह से जमींदारों की दया के ऊपर निर्भर हो गए। फसल अच्छी हो या ना हो उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उन्हें तो बस लगान से मतलब था। अगर कोई किसान लगान नहीं चुका पाता था तो उसे जमींदारों की कठोर अत्याचारों का सामना करना पड़ता था। 1799 में जमींदारों को ये भी अधिकार मिल गया कि अगर कोई किसान लगान नहीं चुका पाता है तो उसे ज़मीन से भी बेदखल दिया जाए, और वो बेदखल करते भी थे। बहुत सारे किसानों को बेदखल कर दिया उन्होंने। फसल कम होना और अत्यधिक लगान चुकाने की वजह से लोग साहूकारों से अधिक ब्याज पर उनसे कर्ज तक लेते थे और उससे किसान कर्ज के भी जाल में फंसते गए। इससे कृषि क्षेत्र की स्थिति धीरे धीरे दयनीय होते गए और किसान बर्बाद हो गए। दूसरा कारण 1952 की माल ढुलाई समीकरण या FEP भी कहते हैं इसे। सरकार का कहना ये था कि अगर कोई भी सामान जैसे कोयला, खनिज, अयस्क, ये सब जो भी थे औद्योगिक इनपुट, देश के किसी भी हिस्से में अगर कोई उद्योगपति सामान चाहे, मान लीजिए अगर आलू पटना में हुई और उसकी कुल लागत खर्च मिला के 20 रुपये हुई, तो सरकार का कहना ये था कि यही आलू चेन्नई में जाके किराया वराया लग के भी 20 रुपये ही मिले। और इस पर जो है सो सरकार जो है सो मालिकों को किराए के रूप में एक सब्सिडी तक देते थे। इससे हुआ यूं कि जो उद्योगपति थे वो अपना धंधा जो है समुद्री किनारे, बंदरगाह के किनारे अपना धंधा खोलते थे, कारखाना खोलते थे, जिससे उनको विदेशों में सामान भेजना आसान हो गया। इससे उस समय भी बिहार में कारखाना लगने का अवसर बंद हो गया, और अगर उद्योग नहीं तो रोजगार नहीं मिला, और यहीं से पलायन यानी माइग्रेशन का नींव यहीं से पड़ा। इसके बाद लोग दूसरे राज्यों में जाके मजदूरी, खेतीबाड़ी करने लगे। तीसरा और मेन कारण झारखंड का बिहार से अलग होना। 1929 में जयपाल सिंह मुंडा जैसे दूरदर्शी आदिवासी नेता ने अलग झारखंड राज्य की मांग कर दी। उन लोगों का कहना ये था कि दक्षिण बिहार यानी आज का झारखंड, वहाँ से खनिज, अयस्क, लौह, कोयला ये सब बेच के सरकार मुनाफा कमाती है, लेकिन उसका जो उपयोग है वो उत्तरी बिहार यानी कि बिहार के एरिया में करती है। इस वजह से सरकार के ऊपर पक्षपात का आरोप लगा। झारखंड एक पठारी, पहाड़ी और घने जंगलों वाला एरिया था, जहाँ पर खनिज, अयस्क ये सब बहुत मात्रा में, और यह आदिवासी बहुल क्षेत्र था। यहाँ पे लगभग 24% उस टाइम पर आदिवासी जनजाति के लोग रहते थे, जिससे इनकी संस्कृति उत्तरी बिहार वाले लोगों से नहीं मिलती थी। जैसे उत्तरी बिहार में लोग भोजपुरी, मैथिली की भाषा का प्रयोग करते थे, और दक्षिणी बिहार वाले लोग द्रविड़ और जनजातीय भाषाएं का प्रयोग करते थे। जैसे उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार वाले की संस्कृति भी मेल नहीं खाती। और इन सब कारणों की वजह से सन 2000 में झारखंड बिहार से अलग हो गया, और विभाजन के बाद ज़्यादातर खनिज संसाधन जैसे कोयला, अयस्क, लौह, बॉक्साइट ये सब वाला जो एरिया था पहाड़ों वाला, ये सब झारखंड में चला गया। कई औद्योगिक क्षेत्र धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर ये सब जो है सो झारखंड वाले इलाके में चले गए, और इससे हुआ कि जो खनिज, अयस्क से जो बिहार को रेवेन्यू आता था वो धीरे धीरे कम हो गया और बिहार पूरी तरह से कृषि पर निर्भर हो गए। ये 3 तो मेजर कारण उस समय की थी, लेकिन अभी का जो वर्तमान मेन चुनौती है वो है जनसंख्या अत्यधिक और पलायन। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार जो है वो 12वें नंबर पे आता है, और जनसंख्या के हिसाब से बिहार जो है तीसरे नंबर पे आता है। ये आंकड़े कितनी आश्चर्यजनक है ये आप सोचिए।
दूसरी, आधारभूत संरचना की कमी। वर्षों तक बिहार में रोड, ब्रिजेस, बिजली, स्वास्थ्य पे जो है बहुत ही कम निवेश किया गया। और जो ब्रिजेस बनते भी थे, सड़क बनते भी थे, वो बनते बनते ही टूट जाते थे। आपने अक्सर इस बार अभी 2-3 सालों में न्यूज़ देखते होंगे कि कोई भी पुल बन रहा है और बनते बनते ही टूट गया, उद्घाटन हुआ 10 दिन बाद टूट गया। कई जगह ऐसे मामले जाते हैं कि दिन में सड़क बनी, रात को चोरी हो गई। बताओ, लोग सड़क तक को चोरी कर रहे हैं। तीसरा, बाढ़ और सूखा। उत्तरी बिहार जो है सो हर साल बाढ़ के कारण ही डूब जाता है, जिससे फसल की बहुत बड़ी नुकसान होती है। और एक तरफ है दक्षिणी बिहार, ये जो है सो सूखा के कारण फसल बर्बाद होता है और इधर भी बहुत नुकसान होता है। और इस पर गवर्नमेंट को अच्छे से ध्यान दे के जो है सो दोनों का कनेक्शन एक करना होगा, जिससे दोनों बाढ़ वाले एरिया में जो पानी एक्स्ट्रा हो वो सूखे वाले एरिया में जाए। कानून व्यवस्था। बिहार में कानून व्यवस्था की ऐसी हालत है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार बिहार हर साल लगभग टॉप पे ही रहते हैं, कभी टॉप 2, कभी टॉप 3, कभी टॉप 5, टॉप 10 में ही रहते हैं हर साल। अपराध और भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला हो गया कि आप देखते होंगे कि बिहार के अंदर जो है पुलिस वाले के ऊपर शराब माफिया और आपराधिक तत्वों के द्वारा ही पुलिस वाले के ऊपर ही हमला हो जाता है। ये दर्शाता है कि बिहार की कानून व्यवस्था कितनी कमर टूटी हुई। ये तो हुई बिहार के बर्बादियों के कुछ कारण। अब हम बात करेंगे समाधान के ऊपर। बिहार वर्तमान में देश में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। सीमित संसाधन होने के बावजूद भी राज्य की विकास दर यानी GSDP 10% के आसपास रहती है, जो कि कई बड़े राज्यों से ऊपर है। सड़क और पुल। पिछले 10 से 15 सालों में अच्छे सड़क, अच्छे पुल बने हैं, बड़े बड़े महासेतु भी बने हैं, DFC कॉरिडोर, रेल नेटवर्क, ये सब बहुत अच्छे तरह से इनका जाल बिछाया जा रहा है। बिजली की उपलब्धता में भी बहुत बड़ा सुधार आया है, जिससे आम जनजीवन और औद्योगिक जीवन जो है वो दोनों ही थोड़ी बहुत आसान हुई। मखाना, लीची, आम जैसे कई विशिष्ट उत्पादों के लिए प्रसंस्करण इकाई स्थापित कर बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत के अंदर लीची का जो उत्पादन है उसमें बिहार का 71% का योगदान था। औद्योगिक रोड में पर्यटन नीति को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि समाधान तभी होगा, ये है माइंडसेट का। आज भी बिहार के जो लोग हैं वो जाति को देखकर ही वोट करते हैं, जाति को देखकर ही वो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। उनको इससे मतलब नहीं रहता है कि वो हमें रोजगार देगा या नहीं देगा। ये गलत बात है। आप लोगों को जो है तो उन लोगों को प्रतिनिधि बनाना है जो आपके लिए काम करें, जो आपके अधिकार के लिए सरकार से लड़े, सरकार से अधिकार आपको दिलवाए। उनको आप चुनिए और अपना वोट सही व्यक्ति को दीजिए। धन्यवाद।